गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस वेबिनार की ओर, जिसका विषय है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 63। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एमकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एमकोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।
एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्यों को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और न ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के सभी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की ओर। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है परिमितम वैभूतम अपरिमितम भव्यम। What has happened had limits. The happenings of future are limitless. जी हाँ दोस्तों, जो हो चुका है वह सीमित है और जो होने वाला है
वह असीमित है। दोस्तों, आज जिस दौर से संपूर्ण एमसीएल परिवार गुजर रहा है वह दुख सीमित है, लेकिन हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा है, और यह सुनहरे भविष्य की कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। और दोस्तों, इस सुनहरे भविष्य को जिन्होंने अपने योगदान से बनाने की पूरी कोशिश की है, पूरे लगन के साथ काम किया है, वही है हमारे आने वाले अगले स्पीकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं आवर नेक्स्ट स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। गणपति का जब आगमन होता है तो पूरे जोश से हम उनको अपने यहाँ पे लाते हैं। 10 दिन उनकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और उसके बाद में उतने ही धूम धड़ाके से उनका विसर्जन करते हैं। इन 10 दिन में 11 दिन में अगर उनको एक उनके मूर्ति पे थोड़ी सी भी खरोच आती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम वो सहन नहीं कर पाते। लेकिन उसी के साथ में जब उनका हम विसर्जन करते हैं और विसर्जन करने के बाद में जो सुबह जो नजारा रहता है कोई भी बीच पर, वो शायद हम नहीं देख पाएंगे। तो ये समुद्र के बीच में जब गणपति हम छोड़ के चले जाते हैं विसर्जन के बाद में, सुबह का अगर हम देखें तो पूरा बीच गणपति की जो मूर्तियां है उनसे भरा हुआ रहता है। और ऐसी सभी सिचुएशन में जो हमारे हीरो है उनकी एंट्री होती है। वो आज की जो कहानी है वो ऐसे ही है बीच स्टार की, जिनका नाम है मल्हार कड़म्बे। तो अभी जैसा हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट दिन सिर्फ अगर मुंबई की बात करते हैं तो गिरगांव बीच से 2024 में 300 मेट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड 550 मेट्रिक टन ऑफ जो ये फ्लावर वेस्ट है वो बरामद किया गया। अगर हम देखते हैं कि जो गणपति की मूर्ति है जो समुद्र में नहीं जा पाई और वैसे ही रही, उसको फिर बीएमसी या कोई भी है वो वेस्ट कलेक्शन सेंटर में लेके जाते हैं, लेकिन इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जितनी भी मूर्तियां है जो समुद्र में नहीं जा पाई उसको कलेक्ट किया। अभी कलेक्ट करने के बाद में अगर ये समुद्र में भी जाती थी तो वो पीओपी और बहुत ही केमिकल जो पेंट्स है उससे बनी होती है, जिससे जो मरीन लाइफ है वो बहुत इफेक्ट होती है। इसके लिए उन्होंने रिसाइकलिंग वेस्ट में भेजा। एक विनीत देसाई करके, जिनका बार इसके पहले भी मैंने बोला था, जो सभी तरह की ऐसी चीजें रिसाइकल करते हैं, उनसे उन्होंने फिर से छोटे डेकोरेटिव आइटम्स, छोटी गणपति की मूर्तियां, इनफैक्ट फर्नीचर्स, यहाँ तक भी वो उससे बनाया जिसको हम फिर से यूटिलाइज कर सके, ना कि वो समुद्र में जाके फिर से पोल्यूशन बनाए। अगर हम देखते हैं कि ये सिर्फ इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ गणपति की मूर्तियां कलेक्ट करने तक लिमिट नहीं है। इनकी पूरी टीम जो मुंबई के बीचेस है, मैंग्रोव्स है और मीठी रिवर है, इट्स बीन 226 वीक्स ये कलेक्शन ऑफ गार्बेज यहाँ से कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 2.5 लाख केजी ऑफ गार्बेज सभी इससे कलेक्ट किया है। अगर हमें लगता है कि ये सिंपल है, मॉर्निंग में उठो और कचरा कलेक्ट करो, ऐसा नहीं है। मैंग्रोव्स में जब वेस्ट कलेक्ट करने जाते हैं तो चेस्ट तक इतना पानी रहता है जिसमें से उनको वेस्ट कलेक्ट करना पड़ता है। कई बार तो रेप्टाइल, स्नेक, ऐसी बहुत सारे रहते हैं जो कि हमने कभी देखे भी नहीं है। लेकिन ऐसे सभी सिचुएशन में ये यंग लोगों की मूवमेंट है, इनको अपनी मीठी रिवर, मैंग्रोव्स और बीचेस जो है वो 100% क्लीन करना है। तो ये है आज की कहानी जो हमें बताती है कि अगर प्रॉब्लम कोई भी हो उसके ऊपर हम साथ में मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एमसीएल ने भी यही चाहा कि हर एक तालुका, हर एक गांव में जितने भी कोई प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम साथ में मिलकर सॉल्यूशन निकालें। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को कि एमसीएल अगर हम देखें तो कोई लोगों ने इसको अपना करियर समझा, जिसमें उन्होंने कुछ अपने महीने दिए, कुछ साल दिए और उसको उन लोगों को अपना रिटर्न इमीडिएटली चाहिए। लेकिन अभी ये ऐसे इंसान है जिनके लिए एमसीएल सिर्फ एक करियर नहीं है, सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ है। और ये लाइफ के लिए वो तब तक अभी भी चाहे तो वो शायद ऐसा कर सकते हैं कि एमसीएल जो है किसी और के मतलब बाकी जो भी कंपनी में किया है वैसा करके वो अपनी लाइफ, अपना करियर बहुत शान से जी सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है सभी लोगों की, और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य कंप्लीट नहीं करते। और अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन एमसीएल तभी दिवाली मनाएगी जब वो अपना काम खत्म करेगी। चलिए अभी बुलाते हैं वैसे अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन एमसीएल के एमडी एंड से डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू।
थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों पिछले हफ्ते ही हमारे फंडिंग पार्टनर ने हमें फंड ट्रांसफर किया है, लेकिन दोस्तों अभी तक वो फंड हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। कुछ पेपर वर्क है जो हमें करना है, जो हम अभी कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको हमारे अकाउंट में हम रिफ्लेक्ट करेंगे। दोस्तों जब ये फंड ट्रांसफर हुआ था तब बैंक ने कहा था कि 72 आवर्स यानी 3 वर्किंग डेज में ये फंड आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक एक दिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, ये डिले होता है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा कठिनाइयां, मुश्किलें अगर किसी की होती है, अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है तो वो सिर्फ वो एमसीएल मैनेजमेंट का है। दोस्तों एमसीएल फैमिली एक बहुत बड़ा परिवार है और इन सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और जब भी ऐसा कुछ डिले होता है तो इसकी सबसे ज्यादा कठिनाइयां, मुश्किलें हमें देखनी पड़ती है। इसलिए हम दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम इसे अपने अकाउंट में लें और इसका यूटिलाइजेशन पूरी फैमिली के लिए करें। तो इतना ही नहीं, अभी हमारा फोकस है कि ये दिवाली हम सबके लिए बहुत ही खुशखबरी होनी चाहिए। ऐसा काम हमें दिवाली के पहले करना है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस फंडिंग के साथ हमें हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उद्योजक हैं, उनके लेवल पे बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करनी है। और वो इसलिए नहीं करनी कि हमें अपने सिर्फ लोगों के लिए या उद्योजकों के लिए प्रॉफिट का निर्माण करना है। हमें इसलिए हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करनी है ताकि वो अपने जहां वो रह रहे उस क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने में मदद करें। उस क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने की एक्टिविटी की शुरुआत उस बिजनेस एक्टिविटी से। और दोस्तों जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो बेसिकली वहां के रहने वाले लोगों की बात करते हैं और वही रहने वाले लोगों के लिए 5V मिशन का काम हम अपनी इस बिजनेस एक्टिविटी से करना चाहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता, प्रायोरिटी अगर कोई खुशी होगी तो वो होगी हमारे सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सभी एमपीओस। दोस्तों इस फंडिंग के साथ साथ हमें अपने सभी एमपीओस उनके लेवल पे भी बहुत इमीडिएटली जल्दी इस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है। जो 5V का मिशन हम हमारे लोगों के क्षेत्र में करना चाहते हैं, वो 5V का मिशन हम हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए करना चाहते हैं। आज एमसीएल इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि हमारे आरओसी रजिस्टर्ड 553 इतने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 से लेकर 15,000 तक मेंबर है, उससे भी ज्यादा मेंबर। और ये सभी लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। इन सभी लोगों के लिए हमें 5V मिशन यानी 100% रोजगार की व्यवस्था करनी है। वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो। वो यहाँ जितने भी सदस्य हैं, वहां में हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनके लिए सक्षमीकरण, वो जो भी फसल उगा रहे हैं उनके लिए अच्छा इनकम देने की व्यवस्था हमें करनी। तो उसके लिए जो बिजनेस करना पड़े, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी करनी है, वो हमें इधर करनी। इसके साथ साथ हमारी महिलाएं जो इस हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में है, उनके सक्षमीकरण के लिए हमें काम करना है। जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम करेंगे उसके मैन्युफैक्चरिंग में हमें महिलाओं को शामिल करना है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाना है। और इसीलिए हम इस एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जल्द से जल्द बिजनेस एक्टिविटीज फंडिंग के साथ करेंगे। अभी कई सारे तहसील में हम एमकोल और एमसीएनजी का काम करने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त भी लगता है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हो। और दूसरी बात की हो सकता है कि इस एक यूनिट के साथ सिर्फ थोड़े से लोगों को इसका बेनिफिट हो, लेकिन जब बारी आती कि पूरे 10,000 से 15,000 लोगों के लिए, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो एमएसपी सेक्टर है, हमारे ऑर्गेनिक फूड है, कैसे हम इसके लेवल से, इसके माध्यम से कैसे इन चीजों को तैयार करें, किस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करें और जल्द से जल्द इन सबके लिए एक अच्छे रोजगार, एक अच्छे इनकम का निर्माण करें। कई सारे ऐसे एमएसपी प्रोडक्ट हो सकते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो हमारे पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। वहां के किसान हमारे क्या रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, वहां कौन सी चीज
हम तैयार कर सकते हैं, कौन से स्किल लोगों के पास है वो देख के हम करेंगे। हो सकता है कई सारे एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे दूध है। अब ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है कि जो जल्द हर दिन हम तैयार कर सकते हैं और हर दिन वो कंज्यूम हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करेंगे, शुरुआत करेंगे, उस एक्टिविटीज के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। और इस फंडिंग के साथ साथ हमारे सभी जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एमपीओज है, उनके लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो काम हम अपने उद्योजकों के साथ मिलके उस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के लिए या समाज के लिए करना चाहते हैं, वैसे ही ये भी हमारी एक कम्युनिटी है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक कम्युनिटी है जो एक उद्देश्य के साथ बनाई हुई है, और ये किसी भी दूसरे कम्युनिटी या संस्था के जैसे ही है। एक एनजीओ होती है जो बनती है लोगों के साथ और उसका एक लक्ष्य कुछ होता है। कोई संस्था होती है, इनफैक्ट हमारे स्कूल कॉलेज ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है जिनका लक्ष्य होता है कि शिक्षा लेना। वैसे ही हमारी ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसका लक्ष्य है कि हमें अपने लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। कैसे? बिजनेस करके। तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है वो बनाई है इसलिए है कि हम इसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निर्माण करें और इसके साथ हम अपने लोगों का, उस क्षेत्र का कल्याण करें। दोस्तों प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दो अलग अलग पद्धति है कि जिसके द्वारा हम बिजनेस किया जाता है और इतने सालों से हो रहा है। एक पद्धति है कोऑपरेटिव, सहकारी तत्व, कि जिसमें भी बहुत सारे लोग एक होते हैं और वो एक बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करते हैं, और उसमें भी उनका संकल्प होता है कि उस बिजनेस के साथ साथ वो उन वहां के लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर करें। और दूसरी जो पद्धति है वो है कॉर्पोरेट पद्धति, यानी कंपनी बना के बिजनेस करने की पद्धति। अभी उसमें कंपनी अलग अलग तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ऐसे अलग अलग तरह की कंपनी हो सकती है। अभी वैसे देखा जाए तो अपेक्षा यह है कि ये दोनों चीजें जो है, ये जो अलग अलग तरह बिजनेस करने के मॉडल्स है, ये बिजनेसेस करें, वहां के रिसोर्सेस को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करें, उनका ऑप्टिमम पोटेंशियल रीच करें और उसके साथ साथ लोगों का, समाज का भला करें। लेकिन होता क्या है कि कॉर्पोरेट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी, उनका एक ही लक्ष्य या फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन वो समाज के बारे में, लोगों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ऑफ कोर्स इसके में अच्छे एक्सेप्शन है जैसे टाटा, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो ज्यादा समाज के बारे में नहीं सोचते। वैसे कोऑपरेटिव में भी अगर हमने देखा कि कई सारे, जैसे भारत स्वतंत्रता के बाद बहुत फोकस था इस कोऑपरेटिव तरह के बिजनेस करने के लिए, ताकि उसके वजह से ग्रामीण विकास हो, खेती का विकास हो। लेकिन कुछ जगह पे ये अच्छा हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये देखा गया कि लोग अर्थ कारण से ज्यादा राजकारण या राजनीति में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। यानी बिजनेस कैसे बने, कैसे सस्टेनेबल वे में काम करें, इससे भी ज्यादा कि हमारे राजनीति को इसका किस तरह से फायदा हो, इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए ये दोनों जो चीजें हैं, इसमें कुछ अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, और इसीलिए इन दोनों के अच्छी चीजें निकाल के संकल्पना आई हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली बनी ही इसलिए है कि आप करें काम कंपनी जैसा, लेकिन आपका फोकस हो आर्थिक के साथ सामाजिक विकास। और इसीलिए इसमें संकल्पना है कि आप सभी लोग इकट्ठा आए, आप सभी लोग एक हो जाए, आप सभी लोग सोचे कि हम मिलकर कौन सा बिजनेस हमारे क्षेत्र में, हमारे लेवल पे कर सकते हैं, और जिससे हम अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का एक आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव, जिस एक ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्रोड्यूसर कंपनी सन 2002 में इसे बनाया गया था, इसकी रचना एक कोऑपरेटिव कंपनी जैसी ही है, लेकिन यहाँ कुछ तत्व ऐसे बनाए थे कि जिसके वजह से जो गलत चीजें शायद कोऑपरेटिव में चलती थी, उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। सबसे पहले तो हर कोई जो मेंबर इसमें आएगा उसके लिए एक ही वोट होगा, भले ही आपके पास शेयर कितने हो, लेकिन वोट एक ही होगा। और एक बार अपने ये बिजनेस करने के बाद, बिजनेस शुरुआत करने के बाद हर 3 महीने आपको एक बैठक बुलानी पड़ेगी, ताकि ये देखे कि वो सब कुछ जो काम चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है कि तो प्रॉपर बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास हो,
और उस बिजनेस के बाद फिर पैसे का आप कैसा उपयोग करते हैं लोगों के लिए वो अलग बात, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से बिजनेस करें, ये इस सिंगल ऑब्जेक्टिव से ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और दोस्तों इसका जो तरीका अगर आप देखोगे, यानी इसकी रचना, इस काम करने का तरीका और पूरा प्रोसीजर, वो प्रोसीजर भी उन्होंने ऐसे बनाया है कि आप एक बार बिजनेस शुरुआत करो तो बिजनेस सस्टेनेबल हो, वो बिजनेस चलता रहे, एक अच्छे आमदनी, एक अच्छे इनकम का निर्माण आप सभी के लिए हो। जैसे कोऑपरेटिव में आप देखोगे तो बहुत सारे जो कोऑपरेटिव चीजें है वो चलती नहीं, वो आगे सस्टेनेबल वे में बिजनेस ही करती नहीं। इन्होंने यह कहा है कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, क्या काम करोगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। आप भले तो टाइम लीजिए, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लीजिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि आप अपने क्षेत्र में कौन सा बिजनेस कर सकते हो, इसके लिए लगे तो आप 2 साल तक टाइम लीजिए, लोगों को जाके मिले, देखे अपने पास क्या रिसोर्सेस है। अगर आपको चाहिए तो एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट्स, इनकी आप सहायता लीजिए कि इन सब लोगों को मिलके हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो प्रोडक्ट हम मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं या जिसकी मार्केट में आज जरूरत है। हमारे लोगों के पास क्या स्किल्स है, क्या वो अच्छी तरह से कौन सी चीज कर सकते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट कर सकते हैं, कोई पशुपालन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हो तो कैसे उनको ट्रेन करें ताकि वो कर पाए और एक अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण हम करेंगे और उससे बिजनेस कर पाए। तो इसके लिए आप ज्यादा समय लीजिए, लेकिन एक बार आपने बिजनेस की शुरुआत की तो बिजनेस इस तरह कीजिए ताकि वो बिजनेस चलता रहे दोस्तों। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक बार आपने 2 साल के बाद भी लगे तो 1, 1.5, 2 साल लीजिए, लेकिन उसके बाद जब आप बिजनेस करोगे तो आपको करना है कॉर्पोरेट जैसे वो करते हैं। टाइमली उसके हर महीने आपने कितना काम किया, कैसे काम किया, हर 3 महीने आप मिलिए, देखिए बिजनेस कैसे होता है और इसको फिर आगे बढ़ाइए दोस्तों। और इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कि वो बिजनेस के लिए कौन सा एक्शन प्लान हम बनाएं। यानी जैसा हमने इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्कस किया कि हमारे जितने भी एमवीपी है उनके क्षेत्र पे, उनके लेवल पे हमें बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है, लेकिन उसके पहले क्या बिजनेस करना है उसका एक एक्शन प्लान हमें बनाना है। वैसे सेम उन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है एक्शन प्लान कि एक्चुअली कौन सी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, कौन सा बिजनेस एक्टिविटी हम कर सकते हैं जो लोग मिलके उसमें शामिल हो और जिसकी वजह से सभी लोगों का फायदा हो, जो लोग ही करें, लोगों के लिए करें। तो इन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक्शन प्लान, जिसके लिए आपको काम करना है। और दोस्तों एक बार आपने वो एक्शन प्लान बनाया, आपने सभी लोग मिलके आपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और आपने देखा कि इनके साथ हम एक बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। अभी क्या है कि हम सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बायोफ्यूल प्रोसेस तो करने ही वाले कंपल्सरी, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे कौन सा बिजनेस कर सकते हैं उसके ऊपर भी अभी काम करना है फंडिंग के साथ, और इमीडिएटली फंडिंग के बाद वो काम करना। अभी उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि हम एक छोटे से लेवल पे बिजनेस की एक्टिविटी शुरुआत, और वो छोटी सी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो उसका इंपॉर्टेंट एक सक्सेसफुल बिजनेस डेमो तैयार करना वो बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्टार्टअप के लिए या कोई भी कंपनी जब शुरुआत करती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एक छोटे से लेवल पे एक पहले सक्सेसफुल बिजनेस डेमो करके दिखाए। तो हमें, हमारा भी पहला लक्ष्य ये होगा कि एक तो उस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस की शुरुआत करें, एमएसपी हो, ऑर्गेनिक फूड हो, बायोफ्यूल हो, और उसके माध्यम से एक अच्छा बिजनेस मॉडल हम तैयार करें जो रेगुलर रेवेन्यू का निर्माण करता हो। यानी हर दिन वहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छे स्पेसिफिकेशन का तैयार हो रहा है, वो ग्राहकों को दिया जा रहा है, ग्राहक उससे संतुष्ट है, आपको पैसे दे रहे हैं। ऐसे हर दिन रेवेन्यू का निर्माण जब आप रेगुलरली कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक इमीडिएट स्केल पे, इमीडिएट बेसिस पे कौन सा बिजनेस हम जल्दी कर सकते हैं जिसको हम प्रॉपरली सक्सेसफुली उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, उसके रेवेन्यू डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, ये बहुत जरूरी है हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। और एक बार हमने ये कर लिया तो उसके बाद सभी जो चीजें हैं, यानी सभी जो बाकी बिजनेस बढ़ाने के लिए चीजें आती है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आती। इनफैक्ट आपने 6 महीने अगर रेगुलर रेवेन्यू किया तो कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, बैंक आपको उस बिजनेस को बेहतर करने के लिए, बड़ा करने के लिए, दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए आपको फाइनेंस देते। जब हम ये काम करते हैं तो किसान भी
यानी रॉ मटेरियल की जहां तक बात है, तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसानों को पता चलेगा कि हम जो भी माल तैयार कर रहे हैं यहाँ हम बेच सकते हैं, और ये उससे चीजें तैयार कर रही है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे शुगर फैक्ट्री होती है, उसके आजू बाजू चीनी की शुगर केन की खेती होती है, वैसे ही कोई भी अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर रॉ मटेरियल लेने की शुरुआत करें, तो रॉ मटेरियल का भी सप्लाई बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर किसी को पिलेट्स दे रहे हैं, एमकोल दे रहे हैं, एक अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री चाहेगी कि वो अपनी फॉसिल फ्यूल को छोड़े और रेगुलर बेसिस पे हमारा ये काम लगे, तो मार्केट भी एक अच्छी तरह से इसमें सर्टन हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार हमने एक बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत, और बायोफ्यूल के साथ साथ कोई भी एमएसपी और कोई भी प्रोडक्ट उसमें हो जो एफएमसीजी हो, तो वो भी एक अच्छे स्केल पे हम लेके जा सकते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंट जरूरत है कि आप एक सिंगल स्मॉल लेवल पे पहले बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करें और उसको रेगुलर करें, और वही काम हम हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में इमीडिएट बेसिस पे अभी करना चाहते हैं। और इसी के साथ आने वाले दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन हमारे साथ अभी काम करेगा, जिसका नाम है नाबार्ड। दोस्तों, हमारे देश में आज भी 60% से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत का विकास करना है, हमारी आर्थिक जो भारत की इकोनॉमी अगर बेहतर करनी है, तो आज भी उसका बैकबोन अगर कुछ है तो वो एग्रीकल्चर है। तो इसी को बेहतर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना दिया गया, और इसी को चलते आगे अब बेहतर करने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी करके संकल्पना या कायदा कानून सरकार ने लागू किया है। तो दोस्तों, हम एमसीएल फैमिली जब इतने अच्छे स्केल में इतने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब अच्छा काम करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में होने वाला है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो भावना या संकल्प या उद्देश्य है इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, वो वही है, एग्रीकल्चर को और ग्रामीण विकास को बेहतर करना। और हमारी सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम बहुत अच्छी तरीके से करने वाली है। और नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो बनाई है इसलिए कि वो ऐसी सभी एक्टिविटीज के लिए अपने देश में जहां भी ऐसी एक्टिविटीज होती है ग्रामीण विकास के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो फाइनेंस करे। जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे देश की सर्वोच्च बैंक है, वो बैंकों की बैंक। सभी बैंकों को अगर कौन कर्जा देती है तो वो आरबीआई है। वैसे ही उतनी ही बड़ी, ऑफ कोर्स आरबीआई से कम, लेकिन उतनी बड़ी नेशनल स्केल में काम करने वाली है नाबार्ड। किसी भी बैंक को अगर एग्रीकल्चर में और ग्रामीण विकास में अगर किसी को पैसे देने हैं, तो बैंकों को अपने जो डिपॉजिट्स है उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, उसको पूरा 100% रीफाइनेंस करती है नाबार्ड। यानी हम अगर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेके अगर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके बाद उसको बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो उसको जितने भी पैसे लगे, जितना भी फाइनेंस लगेगा, वो फाइनेंस 100% हमें मिल सकता है नाबार्ड से। और जब एक काम स्पेशली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो इट इज कंपलसरी कि नाबार्ड उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। इनफैक्ट अंतरराष्ट्रीय संस्था भी अगर भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इसके लिए अगर हेल्प करना चाहती है, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहती है, वित्तीय सेवा देना चाहती है, तो वो भी करती है नाबार्ड के थ्रू। तो ऐसे ही हमारे सभी जो एमपीओज हैं, सभी जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा हमारा पार्टनर आने वाले दिनों में बनने वाली है नाबार्ड। दोस्तों, हर बैंक के लिए ना एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है, अग्रक्रम क्षेत्र ऐसा कहते हैं। यानी बैंक के लिए ऊपर आरबीआई से निर्देश होता है कि आप जितना भी लोन दें, कम से कम 40% वो लोन होना चाहिए अग्रक्रम क्षेत्र या प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। यानी वो क्षेत्र है कि जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो एक खेती और ग्रामीण विकास। सबसे इंपॉर्टेंट खेती, उसके बाद ग्रामीण विकास, उसके बाद ऑफ कोर्स एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब कुछ आता है। तो इन सभी चीजों में अगर आप देखोगे तो बैंक भी एक, वैसे देखा जाए तो बिजनेस इंस्टीट्यूशन, बैंक भी चाहता है कि वो 100 रुपए जहां दे, 100 के 150 रुपए करे वो, ताकि सबके सोच चीज चलती रहे। और ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि कोऑपरेटिव में या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कौन ऐसी जिम्मेदारी ले इन चीजों की कि हम अगर आपको लेंड करें, पैसे दें, तो कौन एक कोई कॉर्पोरेट या कोई संस्था इसकी जिम्मेदारी ले कि नहीं हम ये करके देंगे आपको।
ऐसी नहीं होती, इसलिए एनपीए बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे सेक्टर्स में। लेकिन जब इनके साथ, जब एमसीएल परिवार में इतने सारे जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ जब हम बिजनेस करेंगे और एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट जैसे कि एमसीएल भी इनके साथ है, एमसीएल के तहत एक कॉर्पोरेट लेवल में भी काम किया जा रहा है और लोगों के लिए किया जा रहा है, और जिसके वजह से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों जो संकल्प है, दोनों जो उद्देश्य है, वो साध्य हो रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा रोल ये बैंक करने वाली है। उनको कंपल्शन है और उनके टारगेट्स पूरे नहीं होते क्योंकि उनके लिए अच्छे कस्टमर्स नहीं मिलते। तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम हम इन बैंकों के साथ भी करने वाले हैं। इनकी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो एमसीएल के थ्रू इन एमपीओ को जा सकती है। और दोस्तों, आज जिस चीज से हम शुरुआत कर, जैसा मैंने कहा कि किसी भी स्टार्टअप में यार, या कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, यानी फेसबुक भी अगर आपने देखी तो फेसबुक ने भी पहले जो काम किया था वो यूनिवर्सिटी में किया था, बाद में उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो वैसे भी एक जो डेमो करना है और जो डेमो हम कर सकते हैं, जो डेमो एमसीएल की फैमिली करने वाली है, हमारे 553 ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ये 553 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और दूसरे तरफ आने वाली हमारी फंडिंग है। दोस्तों, हमारी फंडिंग की साइज बहुत अच्छी, इतनी अच्छी है कि हम इन 553 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बिजनेस की एक्टिविटीज की शुरुआत करें। तो जो डेमो जो हम तैयार करना चाहते हैं, जो एक मॉडल तैयार करना चाहते हैं, वो पूरे देश में बहुत बड़ा मॉडल होगा। पूरी दुनिया के लिए ऐसा मॉडल नहीं बना होगा जो हम करेंगे हमारे फंडिंग के साथ। और इस फंडिंग के साथ जब ये बिजनेसेस करेंगे तो एक बहुत बड़े अच्छे स्केल में काम करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे पोटेंशियल तक लेके जाएंगे। और इसलिए फिर आने वाली जो फंडिंग है वो बेहतर होगी। आने वाली फंडिंग विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं हमेशा जो कहता हूं, भले ही अभी फंडिंग आने में पेपर्स लग रहे हैं, इतनी स्केल, ये सब बहुत सारी चीजें उसमें होती है, इसलिए वो जो अपेक्षा होती है कि स्टार्टिंग में आपको इतने पैसे मिले चाहिए, उससे ज्यादा पैसे हम ले रहे हैं, तो इसलिए जो कुछ हो रहा है तो ठीक है। लेकिन एक बार ये शुरुआत हो गई है तो ये फंडिंग की कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, क्योंकि ये सभी पैसे, ये सभी फंडिंग आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, इन लोगों के बेहतर बनाने के लिए, हमारे किसानों के लिए, और हम जेन्युइनली काम करने वाले। तो जब इस फंडिंग के साथ ये सब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे बिजनेसेस करेंगे हम, और ये हम दुनिया को दिखाएंगे, तो ये फंडिंग विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और दोस्तों, आज पूरी दुनिया का जो लक्ष्य है ना, वो है सस्टेनेबिलिटी। यूनाइटेड नेशंस का पूरी दुनिया के लिए जो लक्ष्य उन्होंने पूरी हर एक देश के लिए रखा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। आज जो परिस्थिति आजू बाजू बन चुकी है, आज इतना बड़ा संकट जो क्लाइमेट चेंज का बन चुका है, वो बहुत ही ज्यादा गहरा है, और उसके लिए कंपल्शन है ये सस्टेनेबिलिटी, और उसके लिए कंपल्शन है ये सस्टेनेबल फ्यूल, ये बायोफ्यूल, कंपल्शन है ये सस्टेनेबल खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करना चाहते हैं, और दूसरा कंपल्सरी है ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। और दोस्तों, इन 3 क्षेत्रों में जब हम काम करके दिखाएंगे, जब हमारे सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन 3 क्षेत्रों में बिजनेस करके दिखाएंगे, तो दोस्तों ये एकमेव ऐसी चीज है कि जो आज पूरी दुनिया चाहती है कि वो हो। तो इसलिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा हम फंडिंग प्राप्त करने वाले, हमारा देश प्राप्त करने वाला है। ये आने वाले दिनों में अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी देश में होगी, जैसे पिछले एक दशक था जब चाइना में हुई थी, आने वाले दिनों में आने दशक ये भारत का होने वाला है। सबसे ज्यादा फंडिंग हमारे देश में होगी, और ऐसे ही होगी जैसे हम कर रहे हैं। जब हम एक अच्छा स्केल पे एक डेमो करके दिखाएंगे, तो एक बहुत बड़े स्केल में ये फंडिंग आने की शुरुआत होगी, और ये तब तक होगी जब तक हमारा पोटेंशियल है। और हमारा पोटेंशियल क्या है? तो पूरी दुनिया के लिए 25 से 30% फ्यूल हम बनाने वाले, पूरी दुनिया के लिए 20% हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम बना सकते हैं और दे सकते हैं, और पूरी दुनिया के लिए ऑलमोस्ट 20% सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम बना के और दुनिया को देंगे। और ये सब कुछ आएंगी चीजें खेतों से, हमारे लोग इसमें तैयार करेंगे। और ये प्रोसेस ऐसे रहेगा, ये तभी जाके रुकेगा जब हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी होगा, और फिर से हम अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर उसका आंसर है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो गुड मॉर्निंग परिवार और एक वेबिनार और अच्छा चुनाव, तो शाम से एक बार है जो आज यहाँ देख रहे हैं,
सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन है हमारे एमपीओ में। आज भी हमारा ताल्लुके का साथ में आकर इस संकल्पना को समझे कि हम अगर एमपी को सस्टेनेबल बना देंगे तो पूरा देश सस्टेनेबल बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा इस पूरे वेबिनार में किस प्रकार से हम हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इनको साथ में लेकर हम किस प्रकार से आने वाले दिनों में हमारे देश में वो सारे बदलाव ला सकते हैं जिसकी हमने संकल्पना की है, जिसके बारे में हमने सपने देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं सपनों को साकार करके हम दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमी बन सकते हैं। सो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर अभी सभी डिग्निटरीज का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर लवेश जाधव सर, साथ ही साथ प्राची मैडम और हमारे एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम घोलप सर। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे नेशनल सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमएसएस एमवीपी, हमारे चैनल पार्टनर्स, और जी हाँ दोस्तों, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज इस वेबिनार में श्याम सर ने स्वयं कहा है कि इस दिवाली हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए उसके लिए। लेकिन तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी सेहत का और संपूर्ण एमसेल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।